हाय हेलो एवरीवन। सो एमएसएमई लैंडिंग स्पेस में यूग्रो कैपिटल को हमने कवर किया था कुछ टाइम पहले, उसका रिजल्ट एनालिसिस किया था। एंड आज हम एसबीएफसी फाइनेंस पे बात करेंगे। आई नो बहुत सारी कंपनीज का रिजल्ट आया है, बट पहला फोकस हमको उन पे करना है जिनके रिजल्ट को लेकर के थोड़ा सा कंसर्न है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, या बिजनेस के फंडामेंटल्स में थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। क्योंकि इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि गलत डिसीजन नहीं लेना है हमको। अच्छी अपॉर्चुनिटीज पे थोड़ा अगर हम लेट भी हो गए बैट करने पे, स्टिल एक डिसेंट रिटर्न बन जाएगा, वेल्थ क्रिएशन हो जाएगा। बट गलत डिसीजन अगर हम लेंगे तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन होने का चांस है, तो उस पर कंट्रोल करना है पहले। एंड एसबीएफसी फाइनेंस के रिजल्ट को लेकर भी थोड़ा सा कंसर्न है, कंफ्यूजन है मार्केट में। तो उस पर बात करेंगे, इनके ग्रोथ नंबर्स, एसेट क्वालिटी, एंड यहां से आगे का क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं स्टॉक पे, इन सारी चीजों पे डिस्कशन करेंगे। सो एसबीएफसी फाइनेंस का बिजनेस मॉडल क्या है? एमएसएमई लेंडर है ये, जैसे यूग्रो कैपिटल है, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस है। बट इनका जो कस्टमर सेगमेंट है वो थोड़ा सा बेटर है कंपेयर टू 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस। एंड वही इनको थोड़ा सा डिफरेंट करता है उस लेंडर के कंपैरिजन में। तो इनका बिजनेस मॉडल वैसे पास्ट में हमने काफी बार डिटेल में कवर किया है, लेकिन अगर ब्रीफ में समझें तो सबसे पहले हमको कस्टमर सेगमेंट देखना है इनका। ये इनका कस्टमर सेगमेंट है। कंपनी जो टारगेट लोन देती है, एवरेज टिकट साइज जो इनका लोन का रहता है वो 5 लाख से 30 लाख के बीच में होता है। एंड ये पूरा अगर आप एमएसएमई लेंडिंग स्पेस देखोगे तो 31% जो मार्केट है वो इसी टिकट साइज का है। और ये टिकट साइज वाला मार्केट जो है वो 24% से ग्रो कर रहा है पिछले 5 से 6 साल के अंदर। जबकि 5 स्टार को अगर आप देखोगे तो वो यहाँ पे स्टैंड करता है, बिलो 5 लाख का उसका ऑन एन एवरेज टिकट साइज रहता है। 3.5 लाख के आसपास का एवरेज टिकट साइज है 5 स्टार का। एंड मार्केट ये भी काफी तेजी से ग्रो कर रहा है, 27-28% की ग्रोथ है। बट ऑफकोर्स एसबीएफसी फाइनेंस का जो टिकट साइज है वो थोड़ा सा हाई है कंपेयर टू 5 स्टार। एक और आपको डिफरेंस दिखेगा दोनों लैंडर्स के बीच में, वो है इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस। सो एसबीएफसी फाइनेंस जो है वो एक डाइवर्सिफाइड लैंडर है, सेम यूग्रो कैपिटल भी डाइवर्सिफाइड लैंडर है, काफी सारे स्टेट्स में उसकी प्रेजेंस है। जैसे एसबीएफसी को आप देखोगे तो सदर्न स्टेट्स, ईस्टर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, नॉर्दर्न रीजन, चारों रीजन में कंपनी की प्रेजेंस है। 16 स्टेट्स हैं, 2 यूटीज हैं। जबकि 5 स्टार जो है वो एक कॉन्सेंट्रेटेड लेंडर है। उस कंपनी का जो 94% जो लोन बुक है वो 3-4 स्टेट से ही आता है, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह से। सो प्रिंसिपल जो कहता है लैंडिंग बिजनेस का, वो यही कहता है कि अगर एक लेंडर जितना ज्यादा डाइवर्सिफाइड होगा, कस्टमर का जो क्वालिटी है वो जितना ज्यादा हाई होगा, उतना रिस्क कम रहेगा। लेकिन इसको जर्नलाइज नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में अगर आप 5 स्टार का परफॉर्मेंस देखोगे एसेट क्वालिटी का, तो इन दोनों कंपनीज के परफॉर्मेंस से बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए 5 स्टार को आप देखोगे मतलब उसका जो कस्टमर बेस है वो तो लो इनकम ग्रुप से आता है, स्टिल मार्केट उसके स्टॉक को प्रीमियम वैल्यूएशन देता है इन दोनों स्टॉक्स के कंपैरिजन में। उसका प्राइस टू बुक आप हमेशा देखोगे 4 से 4.5 के बीच में रहता है उसका स्टॉक का प्राइस टू बुक। क्यों? क्योंकि उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड इतना इतना जबरदस्त है। पिछले 8-9 सालों में इतने साइकिल्स हुए हैं, लेकिन उसका ग्रॉस एनपीए कभी भी 3% भी क्रॉस नहीं किया है। तो एसेट क्वालिटी को काफी अच्छे से वो कंट्रोल करके रखता है। ये जस्ट एक डिफरेंस है इन दोनों तीनों कंपनीज के बिजनेस मॉडल में। सो परफॉर्मेंस की बात करें तो एसबीएफसी का हम पिछले 2-3 क्वार्टर से लगातार कॉन कॉल रिजल्ट डिस्कस कर रहे हैं। कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, गाइडेंस भी अच्छा है, लास्ट क्वार्टर में भी गाइडेंस अच्छा दिया था कंपनी ने। अब देखते हैं कि सेकंड क्वार्टर में कैसा परफॉर्मेंस आया कंपनी का। तो ये इनका लोन बुक का ग्रोथ है। सबसे पहले अगर आप ग्रोथ देखोगे तो 33% से कंपनी का एयूएम ग्रो हुआ है, काफी अच्छी ग्रोथ है। और क्वार्टरली ग्रोथ भी अगर हम देखें तो 8% का आया है मैनेजमेंट का, बिजनेस का। मैनेजमेंट का गाइडेंस क्या रहता है? 25% के आसपास का लोन बुक का ग्रोथ, लेकिन हर एक क्वार्टर में अपने गाइडेंस को ओवर अचीव कर रहा है कंपनी। तो यहाँ पे काफी अच्छी परफॉर्मेंस है। जो कंसर्न है इनके रिजल्ट को लेकर के वो है ग्रॉस एनपीए के नंबर को। इनका ग्रॉस एनपीए अगर आप देखोगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर 9 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हुआ है, और वाई वाई ये 32 बेसिस पॉइंट से बढ़ा है। मैनेजमेंट ने लास्ट कॉन कॉल में ऐसा कुछ कंसर्न दिखाया नहीं था, पिछले पिछले क्वार्टर में इनका एनपीए कुछ बढ़ा भी नहीं था ऐसा। लेकिन इस क्वार्टर में इनके एनपीए में ये इंक्रीज देखने को मिला है। देन इनका यील्ड और स्प्रेड का नंबर देखें तो उसका परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। एक्चुअली एसबीएफसी फाइनेंस का कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हुआ है इस क्वार्टर में, और कंपनी ने यील्ड बढ़ाया है। इससे क्या हुआ है? इनके मार्जिन्स बढ़ गए हैं, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है। तो अगर आप इनका पैट का नंबर देखोगे तो 60% का ग्रोथ आया है कंपनी के पैट के अंदर। मतलब क्या है? लोन बुक का ग्रोथ है 33%, पैट ग्रोथ है 60%। ऑपरेटिंग लिवरेज जो इस बिजनेस को मिल रहा है इतने सारे क्वार्टर से वो कंटिन्यूड है अभी भी। एंड आरओए का नंबर अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स पिछले कुछ क्वार्टर से ये कम हो रहा है, बिकॉज कंपनी लेवरेज बढ़ा रही है। इनका फोकस है अपने आरओई के नंबर को इंप्रूव करने पे।
मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था कि हमको अगले 2 साल के अंदर अपने आरओई को 15% तक लेकर के जाना है, एंड उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अच्छी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल उसी डायरेक्शन में इनका आरओई मूव कर रहा है। अब कोई भी लैंडिंग बिजनेस अगर आप देखोगे, अगर उनको मार्केट से एक अच्छा वैल्यूएशन चाहिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका आरओई 17-18% के रेंज में रहे, अगर सस्टेनेबल बेसिस पे आपको एक अच्छा वैल्यूएशन चाहिए मार्केट से। सो 5 स्टार ने ऑलरेडी 13-14% के आरओई को 20% तक लेकर के गए हैं वो, एंड नाउ एसबीएफसी की जो मैनेजमेंट है वो भी इस चीज के ऊपर फोकस कर रही है। देन इनका एयूएम का मिक्स अगर आप देखोगे तो कंपनी मेनली एमएसएमईज को लोन देती है, 83% लोन वही है, 16% लोन इनका गोल्ड लोन का रहता है और 1% के आसपास आई थिंक ये अनसिक्योर्ड लोन करते हैं। देन 20% के आसपास इनका जो लोन बुक है वो को लेंडिंग का रहता है, और मैनेजमेंट का यही टारगेट है मेंटेन करने का भी आगे। अंडर राइटिंग का जो प्रोसेस है इनका वो काफी सिमिलर है 5 स्टार के कंपैरिजन में, मतलब कस्टमर क्वालिटी उससे बेटर है, लेकिन अंडर राइटिंग का प्रोसेस ये भी ऑलमोस्ट सेम फॉलो करते हैं। इनका भी जो देखोगे तो ये भी को बोरोवर लेते हैं अपने लोन एप्लीकेशन के अंदर, या तो बोरोवर का स्पाउस होता है या फिर उनके पेरेंट्स जो हैं वो को बोरोवर की तरह होते हैं उस पूरे लोन एप्लीकेशन में। इससे क्या होता है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी लाइबिलिटी, उनकी प्रायोरिटी बढ़ जाती है लोन की रीपेमेंट की तरफ, एंड लोन थोड़ा सा ज्यादा सिक्योर्ड लगता है इससे। इनका कस्टमर का क्वालिटी यहाँ से भी पता लगता है हमको कि इनकी जो सिबिल स्कोर है जो इनके कस्टमर्स का वो 700 से ज्यादा रहता है ऑन एन एवरेज। 86% कस्टमर्स इनके इसी कैटेगरी के आते हैं, तो इससे भी हमको समझ में आता है कि कस्टमर का क्वालिटी थोड़ा सा बेटर है। ये वो स्लाइड है जिसको लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है या कंसर्न है। अब इसमें एक चीज अगर आप देखोगे तो कंपनी का ग्रॉस एनपीए बिल्कुल बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर वाई ओ वाई, नेट एनपीए भी इंक्रीज हुआ है कंपनी का वाई ओ वाई क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों लेवल पे, लेकिन इनका कलेक्शन एफिशिएंसी का जो नंबर है वो एक्चुअली सीक्वेंशियली इंप्रूव हुआ है। तो इसमें पूरा फ्लेवर क्या है, सो कलेक्शन एफिशिएंसी का आप जो ये नंबर देख रहे हो 98% का, ये इनका एग्जैक्ट कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर है। एग्जैक्ट से मेरा मतलब है कि मोस्टली आप देखोगे तो लेंडर्स क्या करते हैं कि वो जो अपना कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर रिपोर्ट करते हैं उसमें वो पास्ट का जो ड्यू रहता है, पास्ट के क्वार्टर्स में जो ड्यू हुआ होता है उसका रीपेमेंट को भी सॉरी उसके रीपेमेंट को भी इंक्लूड करते हैं। लेकिन एसबीएफसी फाइनेंस एंड एक आप आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का भी देखोगे, सो ये जो कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर शेयर करते हैं ये एक्सक्लूडिंग रीपेमेंट करते हैं। तो ये जो आपको 98% का कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर दिख रहा है ये इस पर्टिकुलर सेकंड क्वार्टर का है, यानी इस क्वार्टर में फॉर एग्जांपल 100 ईएमआईज ड्यू थे तो उसमें से 98 जो है वो इन्होंने कलेक्ट कर लिए। पिछले क्वार्टर में ये नंबर इनका 97.8% था। अब जो आप ये ग्रॉस एनपी इंक्रीज देख रहे हो ये इनका यहां से आया है। ये 1+डीपीडी क्या है, 1+डीपीडी मतलब नंबर ऑफ कस्टमर जिन्होंने अपने 2 ईएमआई मिस करे हैं। तो आप देखोगे कि पिछले क्वार्टर में इनका 1+डीपीडी बहुत ज्यादा बढ़ गया था, मे बी इलेक्शन की वजह से, हीट वेव की वजह से रीपेमेंट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आया इनको। तो ये जो 1+डीपीडी बढ़ गया, 2 ईएमआई मिस हो गया कस्टमर का, तो वो तो यहीं पे आपका एनपीए बन चुका है। 3 ईएमआई मिस तो आप एनपीए की कैटेगरी में आ गए। तो इस क्वार्टर में, सेकंड क्वार्टर में नेचुरली ये जो बकेट है ये आपका एनपीए में आ जाएगा, मतलब कंपनी को ये एनपीए में शो करना पड़ेगा। ये जो आप नंबर देख रहे हो 6.33% का, ये तो सेकंड क्वार्टर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले क्वार्टर में जो डेलिक्वेंसीज हुई थी, जो डिफॉल्ट रेट्स बढ़े थे इनके कस्टमर्स के, उनमें से आपका वो एनपीए में आया, वो बकेट फ्लो हुआ एनपीए के अंदर। लेकिन पर्टिकुलर अगर हम सेकंड क्वार्टर की बात करें जब, तो हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी का नंबर भी अच्छा है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में, और हमारा 1+डीपीडी का नंबर भी अच्छा है, यानी नंबर ऑफ कस्टमर जो अपनी 2 ईएमआई मिस कर रहे हैं वो कम हुए हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो ये पूरा डेटा पॉइंट इस तरीके से हमको देखना है। इसका मतलब ये है कि एनपीए बढ़ा जरूर है लेकिन बहुत सीरियस कंसर्न नहीं है। क्यों? क्योंकि करंट रेट पे इनका एसेट क्वालिटी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छा हुआ है पिछले क्वार्टर से, और जो डिफॉल्ट रेट्स थे वो भी इंप्रूव हुए हैं पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। देन इनके बाद इनका प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर देख लेते हैं एक बार। सो इनका अगर आप प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे तो 58% से ग्रो हुआ है वाई ओ वाई, और क्रेडिट कॉस्ट कंपनी का बढ़ा जरूर है, 60-70% से बढ़ा है वाई ओ वाई, लेकिन इसने पैट पे इम्पैक्ट नहीं किया है। प्रॉफिट ग्रोथ अभी भी 60% का आया है कंपनी का। एंड लास्टली अगर हम ये रेशियो देखें तो इसमें भी आप ये क्रेडिट कॉस्ट का नंबर देखोगे तो ये बढ़ गया है कंपनी के लिए। इनका गाइडेंस है कि हम 80 बेसिस पॉइंट से 1% के बीच में अपने क्रेडिट कॉस्ट को रखेंगे, लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी का वाई ओ वाई भी बढ़ गया क्रेडिट कॉस्ट, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया है, बिकॉज एनपीए बढ़े हैं तो ऑफ कोर्स आपको प्रोविजनिंग तो बढ़ानी पड़ेगी। सो ये एक कंसर्न है एसबीएफसी फाइनेंस के रिजल्ट में।
ओवरऑल अगर हम रिजल्ट देखें तो नंबर अच्छे हैं, ग्रोथ का नंबर अच्छा है, देन कंपनी को ऑपरेटिंग लिवरेज कंटिन्यूसली अभी भी मिल रहा है, सो ये सारे पॉइंट्स काफी अच्छे हैं। लेकिन एक जो ये एनपीए का नंबर थोड़ा सा बड़ा है, ये एक छोटा सा कंसर्न जरूर देता है। अब अपॉर्चुनिटी वाइज अगर हम बात करें, सो मतलब ऑनेस्टली अगर ऐसा बिजनेस मेरे पोर्टफोलियो में हो, तो इस रिजल्ट के बाद एटलीस्ट मैं एलोकेशन तो नहीं बढ़ाऊंगा इसके स्टॉक में, बिकॉज पॉइंट वही है कि एनपीए थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। ऑफ कोर्स वो सीरियस कंसर्न नहीं है, बिकॉज इस पर्टिकुलर क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कलेक्शन एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ है, आपका डीपीडी का बकेट भी इंप्रूव हुआ है। एंड किसी भी लैंडिंग बिजनेस का अगर आपको इंक्रीमेंटल एसेट क्वालिटी असेस करना हो, तो ये दोनों पैरामीटर बहुत क्रिटिकल होते हैं। अगर लैंडर का डीपीडी का बकेट बढ़ रहा है, तो नेचुरली उसका जो एनपीए है वो बढ़ेगा आने वाले क्वार्टर्स में। और अगर डीपीडी का बकेट इंप्रूव हो रहा है, तो चांसेस हैं कि आने वाले क्वार्टर में उसका एनपीए इंप्रूव होगा। सो एसबीएफसी फाइनेंस का ये दोनों डेटा पॉइंट अच्छा है, तो इसलिए ये कंसर्न ज्यादा कुछ ऐसा सीरियस नहीं लगता है। बट एनपीए बढ़ना करंट सिनेरियो में, या नॉर्मली भी अगर आप देखोगे किसी भी लेंडर का एनपीए बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा वहां पे कॉशियस होना बेटर है। सो आई फील कि अगर मेरे पोर्टफोलियो में होता तो मैं पर्सनली एलोकेशन तो नहीं बढ़ाता। दूसरा पॉइंट, क्या एलोकेशन कम करना चाहिए, मे बी आप हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं ऐसे बिजनेस में रिस्क को मैनेज करने के लिए, लेकिन ये ज्यादातर डिपेंड करेगा मैनेजमेंट की कमेंट्री के ऊपर, इनके कॉन कॉल पे ऊपर। बिकॉज अगर कॉन कॉल में मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट रहता है कि अभी करंट जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा और अगले क्वार्टर में भी ऐसे क्वालिटी का होगी, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तो ऑफकोर्स एलोकेशन को मेंटेन करके रखा जा सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट थोड़ा सा कॉशियस हुआ, तो बेटर है कि एलोकेशन को थोड़ा सा कम कर लिया जाए रिस्क को मैनेज करने के लिए, एंड देन अगले क्वार्टर में कंपनी के परफॉर्मेंस पे फोकस रहेगा। वैल्यूएशन वाइज तो स्टॉक बहुत अच्छा है, मतलब अब तो करेक्शन के बाद 3 से भी कम का प्राइस टू बुक हो गया इनका। तो अगर मैनेजमेंट कॉन कॉल में कॉन्फिडेंट देता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बिकॉज आरओई इनका इंप्रूव हुआ है। तो कॉन कॉल पे काफी कुछ डिपेंड करता है, डिस्कस करेंगे बहुत जल्दी। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।